गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण भूगोल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो विश्व के लिए एक चिंता का विषय है और वह टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। आज हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर अंत में हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जरूर से कर दें। और चलिए अब हम एक एक करके टॉपिक को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विश्व तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। औद्योगिकीकरण की दर में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में धरती की सतह से परावर्तित किरणों द्वारा उत्सर्जित होने वाली तापीय ऊर्जा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। इस प्रकार तापीय ऊर्जा के वायुमंडल में सांद्रण से धरती के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि होती है, जिसे विश्व तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछली सदी में विश्व तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन क्या है कि सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होती है वे पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो वायुमंडल से अवशोषित करने के बाद पृथ्वी तक पहुंचती है उसका भी रिफ्लेक्शन होता है, प्रवर्तन होता है और उसके बाद वो हीट जाता है बाहर निकलने के लिए। तो जो ग्रीन हाउस वाले गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह, जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उस ताप को बाहर नहीं निकलने देते और तापीय ऊर्जा का सांद्रता बढ़ता है। इसी औसत तापमान में जो वृद्धि होता है इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तो आप कहेंगे कि औसत तापमान में वृद्धि को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गई ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं विश्व तापमान वृद्धि के कारण। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण है। पहला कारण है पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य ताप से ऊर्जा 184 गुना 10 के पावर 4 जूल प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट ग्रहण करता है। आप यहाँ एक टर्म को ध्यान रखिए कि 184 गुना 10 के पावर 4 जूल प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर में एक मिनट के अंदर जो हमारा वायुमंडल है वह सूर्य से 184 गुना 10 के पावर 4 जूल ऊर्जा ग्रहण करता है। लेकिन क्या होता है, यह पूर्णतः पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। ये जितने भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल, वो टोटल एनर्जी हमारा तक नहीं पहुंचता है। वायुमंडल में उपस्थित CO2 और जलवाष्प द्वारा ताप अवशोषित करने के कारण केवल 47% भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। क्या होता है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है और कई सारे डस्ट पार्टिकल है। वे सूर्य से आने वाली किरण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टोटल जो आता है उसका 47% ही पृथ्वी तक आता है। उसके बाद भी क्या होता है, पृथ्वी वो 47% ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है और फिर से वह उस ऊर्जा को रिलीज कर देती है। उसे अपने पास नहीं रखती है, उसे रिलीज कर देती है। पुनः पृथ्वी परावर्तित कर देता है उस ऊर्जा को। यदि यह परावर्तन नहीं हो तो पृथ्वी की सतह का तापमान 20 से 40 डिग्री हो जाएगा। पृथ्वी जो भी 47% ऊर्जा आया अगर उसे एब्जॉर्ब कर लेता तो पृथ्वी के सतह का टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे एक यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के औसत तापमान, पृथ्वी सतह का औसत तापमान कितना होता है। वह लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है और यही बढ़ के 20 से 40 डिग्री तक हो जाता। आप इसे ध्यान रखेंगे।
अवशोषित होने के पश्चात पुनः परावर्तित ताप औसत पृथ्वी पर 15% रहता है। जब वो परावर्तित हो जाता है तो यहाँ मेंटेन बना रहता है 15 डिग्री सेल्सियस, और यही इस प्रकार यह वायुमंडलीय संतुलन की स्थिति आवश्यक है। हमारा टेम्परेचर जो सतह का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर ज़्यादा होता है तो कई प्रकार के असंतुलन पैदा हो जाएगा। यही ग्रीन हाउस प्रवाह प्रक्रिया है जिसके कारण वायुमंडल में इसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और सार्वभौम उष्णता भी बढ़ जाती है। अब देखिए, पृथ्वी के पास सूर्य से आया जो भी प्रकाश था, जो भी तापीय ऊर्जा था, पृथ्वी ने एब्जॉर्ब किया और उसको फिर से रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद क्या होता है, जब वो बाहर निकलता है पृथ्वी से, तो वायुमंडल का जो परत है उसमें सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में नीचे में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल, इसके अलावा जलवाष्प होते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस लेयर बना देते हैं। ग्रीन हाउस लेयर क्या हुआ कि वहाँ से टेम्परेचर बाहर नहीं जा सकता। अब पृथ्वी ने रिलीज किया, वे गैसें, ग्रीन हाउस गैसें जो भी है, ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी गैसें होती हैं। ये गैसें की सांद्रता ज़्यादा होने के कारण ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता। ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता तो क्या होता है, सतह का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और यही टेम्परेचर जो बढ़ता है इसी को हम वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापमान में वृद्धि कहते हैं। ये हमारा पहला कारण हो गया कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वे हमारे टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देते हैं, ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देते हैं, जिसके वजह से हमारा वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, पहला कारण। आगे हम दूसरा कारण पर बात करते हैं। ईंधन जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाले वनों को नष्ट किए जाने के फलस्वरूप भी हरित गृह गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। अब देखिए, हम अगर किसी भी प्रकार का ईंधन जला रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। आज के समय में जंगल की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं हो पाता है, पेड़ पौधे उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस जितना बढ़ेगा, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर उसका जो भी ऊर्जा है वो हमारा वातावरण में रह जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये हो गया दूसरा कारण। आगे देखते हैं, तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप भी विश्व तापमान में वृद्धि होती है। आप ये भी देख रहे हैं, औद्योगिकीकरण बढ़ेगा, उद्योग से निकलने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ से भी फिर से वही प्रक्रिया चालू। अगला है जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, उसका शोषण, ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग, कृषि अवशिष्ट पदार्थ, ये सारी चीज़ें भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो वैश्विक ताप में वृद्धि हो रहा है इसमें सहायक होते हैं। तो ये हमारे कारण हो गए। आप यहाँ से एक बार फिर से इसे देख लेंगे। ये सारे कारण वैश्विक तापन को बढ़ावा देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। फ्रेंड्स, आपने यहाँ वैश्विक तापन देख लिया। अब हम चलिए देखते हैं विश्व तापमान वृद्धि के प्रभाव क्या क्या है। हमने कारण देख लिया, अब इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं कि हमारे ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव होता है। पहला प्रभाव है, जलवायु मॉडल भविष्यवाणी कहता है कि वैश्विक तापमान 2021 तक लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु मॉडल भविष्यवाणी के अनुसार 2021 तक 1 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ सकता है, औसत टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिससे हमारा जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। भूमध्य सागर के जल स्तर में 2021 तक 15.95 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की आशा है, जो बाढ़ और अन्य क्षति का कारण होगा। अनावश्यक रूप से पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होने के कारण जैव विविधता,
जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव क्रियाएं प्रभावित होगी, जनजीवन विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। उष्ण प्रधान क्षेत्र और अधिक गर्म हो जाएंगे और वहां मरुस्थल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी जहां अधिक गर्मी है उस क्षेत्र में जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, मरुभूमि बन जाएगा। शीत स्थल आर्द्र बनेंगे और वहां वनों का विनाश अधिक होगा। मानवीय स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा व अनेक रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। विश्व तापमान वृद्धि के कारण हिम पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगा। भूकंप, प्रतिचक्रवात, चक्रवात आदि घटनाओं के कारण पृथ्वी पर असंतुलन पैदा हो जाएगा। अतिरिक्त ताप वृद्धि के कारण ध्रुवीय एवं उच्च पर्वतीय बर्फ पिघलने से समुद्र के किनारे स्थित कई शहर डूब सकते हैं। एक प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम के अनुसार मालदीव 2025 तक सागर में समा जाएगा। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार सागर का जल स्तर 1 मीटर ऊपर उठने से मिस्र, बांग्लादेश, चीन, नाइजीरिया के लगभग 9.40 करोड़ लोग का जीवन संकट में पड़ जाएगा। पारिस्थितिकी दलदली तंत्र नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के अनुसार 2060 तक विश्व में चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों में करीब 1.2 से 7.6% तक कमी हो जाएगी। तंजानिया के माउंट किलिमंजारो पर सन 1912 में 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हिम आवरण था, जो निरंतर विश्व तापमान में वृद्धि के कारण केवल 2.6 वर्ग किलोमीटर रह गया है। आप देख सकते हैं कहाँ 1912 में 12 वर्ग किलोमीटर था और अब केवल 2.6 वर्ग किलोमीटर हिम बच गया है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कि हिम लगातार पिघलते जा रहा है। ये तो एक जगह की बात हो गई। इसी तरह हमारा जो बड़े बड़े हिमखंड है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका, अगर वो पिघलता है तो समुद्र का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा और जिससे जितने भी द्वीप है, तटीय क्षेत्र है, सारे जलमग्न हो जाएंगे। इसके अलावा है भूमंडलीय तापन द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी अंटार्कटिक सागर के बीच व्यापार मार्ग में बाधा बने हुए बर्फखंडों के तेजी से पिघलने के कारण एक नया मार्ग खुलने की संभावना प्रबल हो गई है। एक फायदा देखने को मिला है, लेकिन ये भी घाटा की ओर ले जाएगा। अंटार्कटिक रूस के विशाल तेल, गैस, खनिज क्षेत्रों तथा जंगल के दोहन की संभावना आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप ये जो इसके प्रभाव देख रहे हैं आपको डरा सकते हैं कि कितने खतरनाक हो सकते हैं वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये यहाँ इतना प्रभाव है, और भी अनेकों प्रभाव है जिसको हम यहाँ पूरी तरह से मेंशन नहीं कर सकते। आपने मेन जो प्रभाव है उसको यहाँ से देखा, नोट किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इतने हानिकारक प्रभाव अगर हम पे पड़ सकते हैं तो इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे रोकने के उपाय पर हम बात करते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते अहरेनियस ने 1898 में चेतावनी दी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक तापमान को बढ़ा सकता है। इसके पश्चात जलवायु परिवर्तन पर केंद्रीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन 1980 के अंत में और 1990 के प्रारंभ में आयोजित किए गए। सन 1990 में द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संरचना संधि का आह्वान किया गया। अंतर सरकारी बातचीत समिति फरवरी 1991 और मई 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन स्वीकार किया गया। ये सारे सम्मेलन और प्रोग्राम किए जा रहे हैं विश्व तापन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद है 1992 में रियो शहर में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में 160 देश ने विश्व की जलवायु परिवर्तन पर हस्ताक्षर किए तथा दिसंबर 1997 में जापान में हुए क्योटो सम्मेलन में विश्व के कई देशों ने कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने के लिए सहमत हुए। इसमें 160 देश और 300 गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया था। इसी प्रकार जोहान्सबर्ग में सन 2002 में पूर्व के समझौते की पुनरावृत्ति मात्र की गई, लेकिन कोई प्रभावी निर्णय नहीं लिया गया। 2002 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था, जो पहले हुआ था
उसी को फिर से दोहराया गया, लेकिन कोई भी प्रभावी निर्णय नहीं लिया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में लिए नीतियों में अब जो नीति बन रहे हैं वो इस प्रकार से है कि जिसमें कार्बन नहीं हो या ना के बराबर हो, उस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाए, ऐसे नीति बन रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। कृषि उपायों में उर्वरक प्रयोग को कम करना तथा अवशिष्ट प्रबंधन को सुधारना शामिल है। ये सारे नीति बनाए जा रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। वन विनाश पर रोक लगाएं, वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में करें। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, पेड़ कटाई को रोकना होगा, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो भी हो, पेड़ पौधे उसे अवशोषित कर लेंगे और ग्रीन हाउस में उसका सांद्रता कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता कम हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग घट सकता है। आगे है परंपरागत ईंधन की अपेक्षा अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उपयोग करें। विद्युत उपकरणों से काम चलाना चाहिए। हम अपनी तरफ से ये कदम उठा सकते हैं कि हम ईंधन का उपयोग की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे कि हानिकारक गैस का रिलीज ना हो और हमारा पर्यावरण संतुलन में रहे। अगला उपाय है उत्पादों को निर्मित करने के लिए नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। वैसे ऊर्जा जिससे प्रदूषण कम हो, हम वैसे ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कैसे इसको रोक सकते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव होता है। अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे तो वे अपने स्तर पे, छोटे ही सही पर वो अपने स्तर पे कोशिश तो ज़रूर करेंगे इसे रोकने का। जैसे वे पेड़ पौधे लगाएंगे, नहीं काटेंगे पेड़ पौधों को, तो ये भी एक अच्छा कदम होगा। अगला है वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मानक नियमों का पालन करना चाहिए तथा सरकार द्वारा निर्धारित कानूनों का पालन करने में ही मानव हित निहित है। अगर सरकार कानून बनाते हैं तो हमें उसे पालन करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप विश्वव्यापी उष्णता में वृद्धि आ रही है अतः इस पर नियंत्रण करने के प्रयास करना चाहिए। हम सब जान रहे हैं कि वैश्विक तापन हमारे लिए हानिकारक है, तो क्यों ना हम इसे बचाने के लिए अपने तरफ से भी कुछ उपाय करें, थोड़े से सहयोग करें और धीरे धीरे इस पे हम कंट्रोल कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। हम बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आपसे आखिरी बार फिर से कहता हूँ, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।